वित्त विभाग संभालने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी साल है तो बिहार की जनता के लिए इस बार का बजट काफी खास होगा। शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, किसान, आर्थिक लाभ सहित कई मुद्दों पर देखते हुए बिहार के विकास के लिए खजाना खोला जाएगा। सम्राट चौधरी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि 96 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव बजट में ला सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसका अंतिम रूप आज दिया जा सकता है। दूसरी ओर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले और बजट के पहले उन्होंने यात्रा को पूरा करने के बिहार में 50,000 करोड़ की राशि से प्रदेश के विकास के लिए घोषणा की है। उस राशि को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार बजट की राशि भी काफी ज्यादा है। पिछले साल 2,78,000 करोड़ का बजट नीतीश सरकार ने पास किया था। पिछले साल एनडीए गठबंधन की नई सरकार बनी थी और उस बजट को ऐतिहासिक बताया गया था। इस साल उम्मीद की जा रही है कि केंद्र की योजनाओं के साथ साथ इस साल 3.25 लाख से 3.5 लाख करोड़ के बीच का बजट पेश हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो नीतीश सरकार प्रत्येक साल करीब 10% की वृद्धि बजट में करती है, लेकिन चुनावी साल होने की वजह से 18 से 20% की वृद्धि होने की संभावना है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या का खुलासा लगभग पुलिस कर चुकी है। पुलिस ने हिमानी के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। हिमानी के हत्यारे ने पुलिस को बताया कि उसने हिमानी की हत्या उसके घर पर ही की थी और शव को सूटकेस में भरकर लेकर चला गया। हत्यारे ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है। उसने पुलिस की पूछताछ में यह भी बताया है कि हिमानी उससे पैसों की डिमांड करती थी, जिससे वो परेशान हो गया था। पुलिस ने हिमानी की लाश जिस सूटकेस में पाई थी उसके जरिए शायद वो हत्यारोपी बॉयफ्रेंड तक पहुंची है। हिमानी नरवाल हत्याकांड में गठित की गई एसआईटी के चीफ डीएसपी रजनीश कुमार ने कहा है कि हत्याकांड के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। मोबाइल फोन भी रिकवर हो चुके हैं। खासतौर पर जिस सूटकेस में डेड बॉडी मिली थी वो परिवार का ही है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और जल्दी इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। रोहतक में नरवाल का शव शनिवार को सूटकेस में मिलने के एक दिन बाद ही रविवार को हरियाणा पुलिस ने हत्या के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया था। हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। नरवाल के परिजनों ने उनके शव का अंतिम संस्कार करने से रविवार को इनकार कर दिया और कहा कि जब तक उनके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और दिल्ली विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। सत्र शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सत्र में आज स्वास्थ्य के साथ साथ दिल्ली में जलभराव और नालों की सफाई पर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामे के कारण आम आदमी पार्टी के निलंबित 21 विधायक भी आज चर्चा के दौरान मौजूद रहेंगे। आपके इन विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 3 के लिए निलंबित कर दिया है और कुल मिलाकर आज दिल्ली विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने वाला है। दिल्ली की नवगठित भाजपा सरकार ने 24 फरवरी से विशेष विधानसभा सत्र बुलाया। सत्र के पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली थी। सत्र के दौरान 5 साल से लंबित कैग की 14 रिपोर्ट पेश की जा रही है। 25 फरवरी को नई शराब नीति पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई थी। पहले 24 फरवरी को शुरू हुआ था सत्र, 24 फरवरी को खत्म होने वाला था। ऐसे में इसे 3 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कैग पर 3 मार्च को भी चर्चा जारी रहेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि सोमवार को विधानसभा में स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट पेश की जाएगी और दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि सुबह 10 बजे उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलेंगे और उन्हें उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सौंपेंगे। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सदन कानून के अनुसार चले और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य चर्चा में भाग ले। हम सभी को चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान शनिवार को बवाल मच गया। छात्रों के प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री ब्रात्या बसु सहित कई प्रोफेसर घायल हो गए। इस दौरान शिक्षा मंत्री के साथ बदसलूकी भी देखने को मिली। घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई, जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई। यूनिवर्सिटी परिसर में शांति के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई।
यही कारण है कि घटना के दूसरे दिन यानी कि रविवार को जादवपुर यूनिवर्सिटी परिसर में शांति रही। ये घटना पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माहट पैदा कर रही है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को मंत्री की कार का शीशा तोड़ दिया था और उनके काफिले की गाड़ी की चपेट में आने से 2 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। मंत्री के काफिले के यूनिवर्सिटी से जाने के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने परिसर में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के शिक्षा प्रकोष्ठ के कार्यालय में आगजनी कर दी थी। छात्र संगठन की ओर से जादवपुर यूनिवर्सिटी में चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। इसी दौरान ये पूरा हंगामा देखने को मिला। कोलकाता पुलिस के अधिकारियों की माने तो यूनिवर्सिटी परिसर में तृणमूल कांग्रेस के शिक्षा सेल ऑफिस में तोड़फोड़ करने के आरोप में शनिवार देर रात शहर के दक्षिणी हिस्से के विजयगढ़ इलाके में किराए के एक फ्लैट से मोहम्मद साहिल अली को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 12 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। पीओके के 3 आतंकियों की संपत्ति कोर्ट के आदेश पर कुर्की गई है। इन आतंकियों पर पीओके में रहते हुए केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय होने का आरोप है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 3 आतंकवादियों की 14.8 कनाल जमीन कुर्की है। इसकी कीमत 28 लाख रुपए से ज्यादा आकी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गतिविधियां चलाने में सक्रिय पाए गए हैं। उनकी संपत्तियों की कुर्की केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी ढांचे को नेस्तनाबूद करने के प्रयासों का हिस्सा है। जब्त की गई संपत्तियां गजबुद्दीन मोहम्मद तलीफ मोहम्मद बशीर उर्फ टिक्का खान की है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भाग के हैं, लेकिन पुंछ और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति भंग करने और सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई स्तरों पर कार्रवाई की। इसमें उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। इलाके में कई ऐसे सरकारी कर्मचारी पाए गए जो आतंकियों को किसी न किसी रूप में मदद पहुंचा रहे थे। आतंकवाद के लिए किसी को प्रेरित करना भी अपराध है। कई सरकारी कर्मचारियों ने आतंकवादी संगठनों को रसद और अन्य सहायता प्रदान की है। वहीं कई कश्मीर में आतंकवादियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में शामिल पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के कारण 89 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।